Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप अर्थवर्म के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अर्थवर्म काफ़ी कॉमन एनिमल होते हैं जो अक्सर बरसात में दिखते हैं और इंडिया में दो स्पीसीज पाई जाती है अर्थवर्म की। एक का नाम है फेरेटिमा और दूसरे का नाम है लम्ब्रिकस। अर्थवर्म की बॉडी सिलिंड्रिकल होती है और दोनों एंड थोड़े टैपर्ड होते हैं। अर्थवर्म की बॉडी कई सेगमेंट्स में बटी होती है और ऑन एन एवरेज एक अर्थवर्म में 100 से 120 सेगमेंट्स होते हैं। सारे सेगमेंट एक ही तरह के दिखते हैं, लेकिन 14वां से 16वां सेगमेंट में एक डार्क बैंड दिखता है जो थोड़ा मोटा होता है कंपेयर टू अदर पोर्शंस ऑफ द बॉडी। और ये डार्क बैंड बनता है ग्लैंडुलर टिश्यू से। इस बैंड को क्लाइटेलम कहते हैं। क्लाइटेलम के बेसिस पर अर्थवर्म के बॉडी को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। क्लाइटेलम के पहले वाले पोर्शन को प्री क्लाइटेलर सेगमेंट कहते हैं और क्लाइटेलम वाले पोर्शन को क्लाइटेलर सेगमेंट कहते हैं। क्लाइटेलम के बाद वाले पोर्शन को पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट कहते हैं। इस डायग्राम में अर्थवर्म का डॉर्सल सरफेस दिखाया गया है। डॉर्सल सरफेस पर आपको एक डार्क लाइन मिलेगी जो लेंथ वाइज बीचों बीच से गुजरती। इसको मिड डॉर्सल लाइन कहते हैं और ये डॉर्सल ब्लड वेसल के कारण दिखती है। जो ब्लड वेसल जस्ट बॉडी वॉल के नीचे होता है। अर्थवर्म का जो मुंह होता है उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं और पेरिस्टोमियम को सेगमेंट नहीं मानते हैं, तो इसलिए सेगमेंट की जब गिनती करते हैं तो उसके बाद से सेगमेंट शुरू होता है। यहाँ से 1-2 करके गिनती करते हैं। हर सेगमेंट में बीच से एक रिंग जाती है सीटी की। सीटी प्लूरल वर्ड है और सीटा सिंगुलर वर्ड है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एस के शेप में होते हैं और ये रिट्रैक्ट होते हैं बॉडी के अंदर, फिर बाहर निकाले जाते हैं। और सीटे की मदद से अर्थवर्म में लोकोमोशन होता है। पेरिस्टोमियम के आगे एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं और प्रोस्टोमियम का काम है वो खुरपी या कुदाल की तरह काम करता है। जब अर्थवर्म मिट्टी को खोदता है तो प्रोस्टोमियम से खोदता है। साथ में प्रोस्टोमियम का सेंसरी फंक्शन भी होता है। इसमें नर्व एंडिंग्स होती है जिससे अर्थवर्म अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में पता करता है। इस फिगर में अर्थवर्म के बॉडी के वेंट्रल सरफेस को दिखाया गया है और वेंट्रल सरफेस में आप देखेंगे कि 6th से लेके 9th सेगमेंट में वेंट्रल सरफेस पर लेटरल साइड में छोटे छोटे पोर होते हैं। हर सेगमेंट में 6 सेगमेंट में एक पेयर होगा, 7th में एक पेयर, 8th में एक पेयर, 9th में एक पेयर, मतलब 4 पेयर्स होते हैं। इन पोर्स को स्पर्मेथिकल पोर कहते हैं और इनका काम है कॉपुलेशन के समय यहाँ पर स्पर्म इकट्ठा होता है इनके थ्रू। जो क्लाइटेलम वाला पोर्शन होता है उसमें एक पोर होता है जिसको फीमेल जेनिटल पोर कहते हैं और 18वें सेगमेंट में एक जोड़ी मेल जेनिटल पोर होता है। तो फीमेल जेनिटल पोर एक हो गया, मेल जेनिटल पोर पेयर्स में होंगे। 17th और 19th सेगमेंट में एक एक पेयर्स जेनिटल पैपिले होते हैं जिनका काम है कॉपुलेशन के समय अर्थवर्म इसकी सहायता से दूसरे अर्थवर्म को ग्रिप करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब देखते हैं अर्थवर्म की एनाटॉमी। तो सबसे पहले बॉडी वॉल से शुरू करते हैं। अर्थवर्म की बॉडी वॉल के आउटर मोस्ट लेयर में क्यूटिकल होता है जिसमें कोई सेल नहीं होता है। क्यूटिकल के बाद आता है एपिडर्मिस जो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, कॉलमनर एपिथेलियम से। उसके बाद मसल टिश्यू के 2 लेयर्स होते हैं। जो बाहर वाला लेयर होता है उसमें सर्कुलर मसल्स होते हैं और अंदर वाले लेयर में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। फिर आखिरी में
एपिडर्मिस आता है जो बॉडी कैविटी को कवर करता है। तो दोनों एपिडर्मिस में कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं जिसमें ग्लैंड सेल्स भी होते हैं, मतलब उनसे कुछ मटेरियल्स का सिक्रेशन भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसके 4 पोर्शन होते हैं, माउथ, इसोफेगस, गिजार्ड, स्टोमक और इंटेस्टाइन। पहले से तीसरे सेगमेंट तक माउथ होता है, 5वें से 7वें सेगमेंट तक इसोफेगस होता है, 8वें और 9वें सेगमेंट में गिजार्ड होता है। गिजार्ड मस्कुलर होता है और इसका काम होता है खाने को पीसना। तो अर्थवर्म जो भी खाता है, मिट्टी खाता है, उसको ये ग्राइंडिंग का काम करता है। स्टोमक के अंदर कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होते हैं और कैल्सीफेरस ग्लैंड्स का सेक्रेशन क्या करता है, ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ह्यूमिक एसिड ह्यूमस में पाया जाता है जो कि मिट्टी में होती है। 15वें सेगमेंट से आखिरी सेगमेंट तक वाले पोर्शन को इंटेस्टाइन कहते हैं और इसमें 23वें से 25वें सेगमेंट में इंटेस्टाइन के ऊपर आउटग्रोथ निकले होते हैं जिन्हें इंटेस्टिनल सीके बोलते हैं। सीके प्लूरल है और सीकम सिंगुलर वर्ड होता है। 26वें सेगमेंट से लेकर के आखिरी से एक सेगमेंट पहले तक यानी पेनल्टीमेट सेगमेंट तक टाइफ्लोसोल होता है इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखते हैं टाइफ्लोसोल क्या होता है। तो ये दरअसल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसके डॉर्सल पोर्शन में मीडियन फोल्ड बनी होती है जिसे टाइफ्लोसोल कहते हैं। और मीडियन फोल्ड के कारण, ये मीडियन फोल्ड है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। तो टाइफ्लोसोल वही काम करता है जो विल्लाई का काम होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन करने का। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं और कई हार्ट्स होते हैं। साथ में चौथे, 5वें और 6ठे सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम है ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करना। ब्लड सेल्स फैगोसाइटिक होते हैं, मतलब फॉरेन सब्सटेंस को ये पकड़ते हैं, खाते हैं, मारते हैं, और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये डॉर्सल ब्लड वेसल्स है और ये लैटरल ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल से कई ब्रांच निकले रहते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करते हैं। साथ में कई जगह हार्ट्स होते हैं जिन्हें लैटरल हार्ट्स भी कहते हैं। तो ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये भी हार्ट है, ये हार्ट है, और लोकेशन के हिसाब से हार्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे लैटरल इसोफिजियल हार्ट जो इसोफेगस के पास होगा। ठीक है। उसके अलावा एक सब न्यूरल वेसल भी होती है जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है। तो ये नर्वस सिस्टम को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये हो गया अर्थवर्म के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो अर्थवर्म का एक्सक्रेटरी सिस्टम नेफ्रीडिया से बना होता है। नेफ्रीडिया ट्यूब होते हैं जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इनके बिगिनिंग में फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू बॉडी कैविटी से एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट होता है और फिर फिल्ट्रेशन होता है और वेस्ट जो है स्किन पर बहुत सारे पोर्स होते हैं उनके थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। नेफ्रीडिया 3 तरह के होते हैं, फेरिंजियल नेफ्रीडिया, इंटिगमेंट्री नेफ्रीडिया और सेप्टल नेफ्रीडिया। तो फेरिंजियल नेफ्रीडिया फेरिंग्स के आसपास होता है यानी माउथ के आसपास होगा, और फेरिंग्स वाले पोर्शन से डक्ट्स निकलते हैं जो कि नेफ्रीडिया में जाते हैं। इनको डक्ट्स ऑफ फेरिंजियल नेफ्रीडिया कहते हैं। 3 पेयर होते हैं इनके, चौथे, 5वें और 6ठे सेगमेंट में। ठीक है। उसके बाद तीसरे सेगमेंट से आखिरी सेगमेंट तक इंटिगमेंट्री नेफ्रीडिया होता है। इंटिगमेंट मतलब होता है स्किन, तो ये स्किन के ऊपर खुलते हैं सरफेस पर। फिर 15वें से आखिरी सेगमेंट तक हर 2 सेगमेंट के बीच का जो सेप्टम होता है, जो पार्टीशन होता है, उसमें नेफ्रीडिया होते हैं, उनको सेप्टल नेफ्रीडिया कहते हैं, और ये इंटेस्टाइन में खुलते हैं। तो सारे नेफ्रीडिया स्ट्रक्चर में फंक्शन में एक ही जैसे होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ लोकेशन के हिसाब से और कहाँ कनेक्शन होता है उसके हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम में एक नर्व कॉर्ड होती है जो बॉडी के वेंट्रल सरफेस के अलॉन्ग जाती है, और इसमें जगह जगह पर नर्व गैंग्लियन होते हैं, मतलब वहाँ पर नर्व सेल्स ज़्यादा होंगे, नर्व के गुच्छे होंगे। और ये नर्व कॉर्ड जो होता है फेरिंग्स के पास जाकर के 2 ब्रांच इसकी बनती है, और
दोनों ब्रांच फेरिंग्स को एनसर्कल करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, डॉर्सल सरफेस की तरफ जाता है, जहाँ ये एंड करते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया में, मतलब 2 सेरेब्रल गैंग्लिया होंगे। इन सेरेब्रल गैंग्लिया से ब्रांचेज निकलते हैं और नर्व एंडिंग्स प्रोस्टोमियम तक जाती है। इसके अलावा नर्व कॉर्ड से कई ब्रांचेज निकलते हैं और ये ब्रांच ऊपर डॉर्सल सरफेस तक जाते हैं, इनको लैटरल नर्व्स कहते हैं। नर्व गैंग्लियन का भी नाम लोकेशन के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे फेरिंग्स के पास होगा तो सब फेरिंजियल गैंग्लियन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर सेगमेंट में एक नर्व गैंग्लियन है। तो ये दिखाता है अर्थवर्म या एनेलिडा का जो कैरेक्टर है कि कुछ ऑर्गन का रेपिटेशन होता है हर सेगमेंट में, और इसीलिए इनका नाम एनेलिड्स पड़ा हुआ है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही एनिमल में होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पर्मेथिके से। पहले आपने पढ़ा था कि छठे से लेकर 9वें सेगमेंट में वेंट्रल सरफेस पर स्पर्मेथिकल एपार्चर होते हैं, और अंदर उन्हीं वो एपार्चर खुलते किसमें है? स्पर्मेथिके में। ये चेम्बर जैसे होते हैं जिनमें स्पर्म्स आते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये 4 पेयर हैं। 10वें और 11वें सेगमेंट में एक एक पेयर टेस्टिस के होते हैं, मतलब 10वें पेयर में सेगमेंट में एक पेयर होगा, 11वें सेगमेंट में एक पेयर होगा, और हर टेस्टिस आगे जाके खुलती है सेमिनल वेसिकल में, जिसमें उसका सेक्रेशन जाके जमा होता है। तो ये सेमिनल वेसिकल है इस टेस्टिस के लिए, ये सेमिनल वेसिकल है इस टेस्टिस के लिए। अब उसके बाद जो ट्यूब जाती है जिसको वासा डिफरेंशिया कहते हैं, वो जाती है प्रोस्टेट में खुलती है। वो 18वें सेगमेंट के पास शुरू होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वासा डिफरेंशिया। और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास 19वें सेगमेंट में एक पेयर होता है कॉमन प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट का, जिससे स्पर्म बाहर निकलता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। 13वें सेगमेंट में एक जोड़ी ओवरी होती है, उनके नीचे ओविडक्ट्स होते हैं और ओविडक्ट्स के ऊपर फनेल बने होते हैं। दोनों ओविडक्ट मिलते हैं, फिर जो कॉमन ओपनिंग के थ्रू बाहर फीमेल जेनिटल पोर से बाहर खुलते हैं। ठीक है। कॉपुलेशन के समय क्या होता है कि 2 अर्थवर्म मिलते हैं, एक अपना स्पर्म दूसरे के स्पर्मेथिके में डिपॉजिट करता है, दूसरा का स्पर्म पहले के स्पर्मेथिके में डिपॉजिट होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और कोकून बनते हैं, और कोकून बाहर बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। फिर कोकून में डेवलपमेंट होता है, और हर कोकून से एवरेज 12 से 15 के आसपास बेबी अर्थवर्म का जन्म होता है। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।